Good evening, sir. A very good evening. क्या आप लोगों ने टेलीग्राम का क्विज अटेंड किया? जी सर। किस किस का सारा सबका सब सही हुआ? है कोई ऐसा जिसका सारा सही हुआ हो? कोई कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा। सर एक गलत हो गया। बाकी लोग और किसी ने ट्राई नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया बाकी लोगों ने? मैं टेलीग्राम में नहीं हूँ। टेलीग्राम में नहीं हो, वेरी गुड। ओके, सो देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन को? कल तक हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जो हमको बताता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर में कितने दिन 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में थे तो आप रेसिडेंट कहलाओगे, या फिर प्रीवियस ईयर में किसी कारण से आप 182 डेज नहीं रह पाए तो प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज और मोर आपको इंडिया में रहना है, या फिर आपको क्या करना है बोलो, प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर में 365 डेज और मोर आपको इंडिया में रहना है। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके, नो सर। अब इसमें से कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग आएंगे जिनके लिए अगर आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर चेक करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस for the below person only 182 days in previous year condition is applicable। मतलब उनके केस में ना प्रीवियस ईयर में 60 डेज या प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर वाली कंडीशन नहीं देखेंगे, सिर्फ एक चीज चेक करेंगे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा वो लोग इंडिया में थे या नहीं थे, दैट्स इट। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन में सर फॉर द बिलो पर्सन के बाद कुछ नहीं दिख रहा है। फॉर द बिलो पर्सन का कुछ नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अभी दिखा। आशीष भाई तुम गांव में हो, जाके थोड़ा छत पे जाके एंटीना को हिलाओ तो सिग्नल मिलेगा। अभी दिख रहा है? तो जी सर। लिखिए इसमें पहला, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा लिखिए, इंडियन सिटीजन being a crew member of Indian ship living India। उसका लिखिए
उसका लिखिए इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन origin visiting India। ये 3 कंडीशन लिखिए और हो जाने के बाद प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपका हो गया है हो ये। गया सर। हो गया सर। हो आप गया लोग सर। इतना फास्ट लिख रहे हो कि मैं इतना स्लो लिखा रहा हूँ, ये भी कंफर्म आपके कर साथ दो। साथ लिख रहे हैं हम। आपके साथ साथ लिख रहे हैं। वेरी गुड, साउंड्स इम्प्रेसिव। ओके देन ओके अब इसी का नोट मतलब पॉइंट 3 का नोट, ठीक है। लिखिए अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए पर्सन इज said to be of Indian origin a person is said to be of Indian origin if he or either of his parents or either of his grandparents or either of his grandparents were born in undivided India, undivided India। ओके उसके बाद ये हमारा क्या था, ये हमारा था, मान लो इसको आप दे दो नोट 1। अब लिखिए नोट 2। इसमें लिखिए लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया also includes self employment outside India, self employment आउटसाइड इंडिया। ये एक्चुअली डायरेक्टली एक्ट में नहीं था, ये इसके ऊपर एक केस स्टडी हुआ एंड कोर्ट ने जो डिसीजन सुनाया उसके बाद ये आया है इसमें, दैट इज CIT वर्सेस CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। केस का नाम है CIT वर्सेस ओ अब्दुल रजाक। ये एक केस स्टडी है जिसमें ये डिसाइड हुआ था। अब्दुल रजाक क्या हुआ, वो बाहर जाके खुद का काम कर रहा था, किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं कर रहा था। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि भैया इंडिया के बाहर अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, किसी की नौकरी करने जा रहे हो, तो फिर हम 182 डेज वाला क्राइटेरिया देखते हैं। आप तो खुद का काम करने गए थे, खुद का वहां पर धंधा स्टार्ट करने गए थे, तो भैया उसका हम अलाउ नहीं करेंगे। तो अब्दुल रजाक ने क्या किया, वो कोर्ट मतलब CIT के साथ उसका डिस्प्यूट हुआ,
उसने फिर जब केस लड़ा और ये डिसाइड हुआ कि भी अगर आप बाहर जाके खुद का भी अगर कोई काम करते हो तो उसको हम क्या मानेंगे, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मानेंगे, दैट इज एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया मानेंगे। समझ में आपको? यस सर। सर अनडिवाइडेड इंडिया मतलब वो जम्मू कश्मीर मिला के वाला पार्ट है क्या? 1947 के पहले वाला इंडिया, पाकिस्तान मिला के। ठीक है, समझे? यहां तक समझे क्या? यस सर। ओके, उसके बाद अब हम देखेंगे आगे की कहानी। अच्छा पहले इसको मैं डिस्कस कर देता हूं, ये क्या है। देखिए नॉर्मल केसेस में हमने जब प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, उसमें क्या बोला गया था? उसमें यह बोला गया था कि भैया अगर आप प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर रहते हो इंडिया में तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे रेसिडेंट, है ना। ये देखिए पहली वाली कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये कहता है अगर आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा थे तो आप इस साल असेसमेंट ईयर में क्या माने जाओगे? रेसिडेंट। मतलब प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट थे और आपका इनकम का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब भी एक और ऑप्शन है, क्या और करके दिया है वो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज हो जाए कम से कम, और उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपको 365 डेज और मोर इंडिया में रहना है। अगर ऐसे भी आप फुलफिल कर देते हो तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट कहलाओगे। लेकिन अगर आप इन दोनों कंडीशन में से किसी को भी फुलफिल नहीं कर पाए तो भैया आप इंडिया में रहते ही नहीं हो ठीक से, तो आप कौन बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। यहां तक आपको बात समझ में आई? फिर आज हमने देखा स्पेशल केसेस जो ये कहता है कि कुछ 3 कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिनके केस में अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है कि वो रेसिडेंट हैं या नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला कंडीशन चेक करना है। प्रीवियस ईयर कंडीशन मतलब सिर्फ 182 डेज और मोर, अगर वो आदमी इंडिया में 182 डेज और मोर अगर रहता है प्रीवियस ईयर में तो वो रेसिडेंट, अगर नहीं रहता तो वो नॉन रेसिडेंट। अब कौन कौन से केस हैं वो देखिए। पहला आपका आ गया इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे इंडिया के लोग ना काम की तलाश में बाहर जाते हैं, ठीक है। अगर आप पंजाब को एग्जांपल लो तो पंजाब के मैक्सिमम लोग कहां जाते हैं? कनाडा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर क्या हो गया, और अगर राजस्थान का अगर आप एग्जांपल लो तो राजस्थान से बहुत सारे लोग जाते हैं अरब, वहां पर जाके काम करते हैं। तो होता क्या कि इंडिया के बहुत सारे सिटीजन काम की तलाश में बाहर जाते हैं, तो वहां जाके कमाई कर रहे हैं वो, तो वहां पर अगर कमाई कर रहे हैं तो उनको वहां पर टैक्स देना चाहिए। तो सरकार ने बोला ठीक है हम आपका टैक्स का तो बात बाद में है, बट पहले रेसिडेंट आप इंडिया के हो कि नहीं हो उसको चेक करने के लिए आपको सिर्फ एक ही कंडीशन दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज अगर इंडिया में रहे या उससे ज्यादा रहे तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो गए, और फिर इंडिया की आपकी जो इनकम आपने कमाई होगी उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। समझ में आ गया? देन दूसरा आपका आता है इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लिविंग इंडिया। क्रू मेंबर पता है वो क्या होता है? जो एक पानी जहाज के जो भी मेंबर है उन्हें कहते हैं क्रू मेंबर। तो बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, आपके जान पहचान में शायद होंगे, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल में होंगे, वे लोग जो शिप में काम करते हैं। मतलब क्या होता है, वो लोग पूरे 6-7 महीना इंडिया के बाहर ही शिप में घूमते रहते हैं और बाद में 6-7 महीना बाद फिर रिटर्न अपने घर वापस आते हैं। तो वैसे लोग तो कंफ्यूज, क्योंकि वे लोग किसी भी एक देश में पर्टिकुलर रहते नहीं है। मान के चलो एक महीना अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में है, एक महीना अफ्रीका में है, एक महीना यूएस में है, एक महीना इंडिया में है, फिर एक महीना दुबई में, वो घूमते रहते हैं, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो उनके लिए आप कैसे डिसाइड करोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ ये बात भी सही है, उनको भी दिक्कत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे लोग जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं और जो शिप इंडिया छोड़ के जा रही है, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि भैया वो इंसान का प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में था तब तो वो रेसिडेंट, और अगर नहीं था तब फिर नॉन रेसिडेंट। बात खत्म। एंड द लास्ट वन इज थर्ड सिचुएशन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया। मतलब क्या? ऐसा सिटीजन जो इंडिया का है या फिर इंडियन ओरिजिन का है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप
आपके पापा, आपके दादाजी, ये लोग, अगर इनमें से किसी का भी जन्म पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले जब मतलब 1947 से पहले वाले इंडिया में अगर उनका जन्म हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म हुआ था, तो वे लोग क्या कहलाएंगे? इंडियन ओरिजिन कहलाएंगे। तो वे लोग अगर इंडिया घूमने आते हैं और वो लोग प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रह जाते हैं, तो वे लोग उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए इंडिया के रेसिडेंट कहलाएंगे, और उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उनका जो भी कमाई होगा वो कमाई उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? सर ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा। कौन सा? इंडियन सिटीजन? हाँ, अगर उनके पेरेंट्स यहाँ रहेंगे तो वो क्यों देगा? A person is said to be of Indian origin if he or either of his parents or either of his grandparents were born in undivided India. अरे ये लोग इंडिया घूमने आ रहे हैं, बात को समझो। मान लो मिस्टर कृष्णा, ठीक है, मिस्टर कृष्णा ये कौन है? ये एक इंडियन थे। कब? सन 1930 की बात है। समझ में आया? फिर ये क्या हो गया? ये चले गए यूएसए। कब चले गए? ये चले गए यूएसए 1956 में। फिर वहां पर जाके इन्होंने अपना बिजनेस किया, फिर वहां पर जाके उन्होंने शादी की, फिर उनके बच्चे हुए। मान लो उनका बेटा का नाम, मिस्टर कृष्णा का बेटा का नाम लेट्स सपोज चिंटू, ठीक है, चिंटू उनका कौन हो गया? उनका सन हो गया। ये चिंटू कब पैदा हुआ? मान लो ये पैदा हुआ 1960 में, ठीक है। फिर इसका बेटा हुआ आफ्टर 40 इयर्स, मतलब इसका शादी हुआ, देन 20-25 साल बाद इसका बेटा का शादी हुआ अराउंड 1980s में। चिंटू का बेटा पिंटू, ठीक है। अब ये पिंटू जो है, ये पिंटू का आज मान लो एज हो गया 40 इयर्स, ठीक है। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 2020 में? सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, इन द ईयर 2020 इसकी एज हो गई 40 इयर्स। और ये इंसान आ गया इंडिया घूमने के लिए, इंडिया विजिट करने आया कि भैया मेरा गांव, मेरा देश, मेरे माँ बाप का गांव, मतलब मेरे दादाजी का गांव, दादाजी से कहानी सुनी होगी हमारा भारत। तो ये क्या ये इंडिया घूमने आया। इंडिया जब घूमने आया, इस एक साल में मान लो 1 अप्रैल 2020, 31 मई 2021 इंडिया घूमने आया था। और यहां पर इस साल के दौरान ये 200 दिन रह गया इंडिया में, इसको इतना अच्छा लगा इंडिया। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये तो कौन है? ये तो बाहर पैदा हुआ, ये तो यूएस का नागरिक है, यूएस का सिटीजन है। लेकिन इसका पापा का पापा, मतलब पिंटू का पापा वो लोग कौन है? मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट, वो इंडिया में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, ठीक है। तो उसके केस में ये बोला जाएगा कि ये पिंटू भी कौन हो गया? ये पिंटू एक ऐसा पर्सन हो गया जो इंडियन ओरिजिन का है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में आया? तो इस पर्सन ने क्या किया इंडिया में? ये इंडिया में घूमने आया था, और जो घूमने आया था तो इसका 182 डेज से ज्यादा ये इंडिया में रह गया। अगर रह गया तो इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में हम इसको क्या मानेंगे? इसको हम रेसिडेंट मानेंगे। और इस पर्टिकुलर डेज में जितने दिन रेसिडेंट था, इसका जो भी इंडिया वाला इनकम हुआ होगा उसको हम टैक्स कर देंगे, मतलब उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। जी सर। बाकी लोग क्या आपका एग्जांपल क्लियर हुआ? यस सर। सर हाँ बोलो 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 बोलो।
बोल दो भाई, आज तो बोल ही दो, जो होगा देखा जाएगा, बोल दो। यस सर बोल रहा था शायद। दैट्स इट, ठीक है। सर बको। सर क्रू मेंबर के लिए सर जो है, वैसे सर फ्लाइट वालों के लिए तो कुछ होना चाहिए। अब फ्लाइट तुमको लग रहा है इतना इतना दिन रहता है क्या पानी में? पानी में आपका देखो शिप का इसलिए रखा गया क्योंकि वो 5 महीना 6 महीना 7 महीना तक रहता है। वो फ्लाइट कभी भी हवा में 5-6 महीने नहीं रहती, इसीलिए उसके लिए नहीं है, समझे? तो सर जो फॉरेन फ्लाइट जो रहते हैं उसमें जो काम करते हैं, जो पायलट वे जो भी वे, हाँ हाँ। तो वो तो सर जैसे अप डाउन जैसे करते हैं इंडिया, हम्म। तो उनका केस में तो सर 180 डेज से तो पार हो जाता होगा। नहीं होगा यार, अब देखो ना, इतना नहीं होता होगा। जिस दिन द डे ऑफ लिविंग इंडिया एंड द डे ऑफ अराइविंग इंडिया हाँ मान लिया जाएगा कि ये दोनों दिन वो इंडिया में था, हाँ। समझ में आया? तो मान लो आज अगर हम्म 15 फरवरी है और आज रात को 11:55 पे इंडिया से एक फ्लाइट, वाओ कितनी अच्छी है, ट्रू एंड फेयर एयरलाइन, ठीक है, ये चले गई कहां पर? यूएस चली गई, ठीक है, 15 फरवरी को। सर यूएस कब पहुंच गई? 15 फरवरी, सॉरी 16 फरवरी 12 बजे पहुंच गई मान लो, ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ, फिर वो यूएस से चली कब? मान लो 18 फरवरी को चली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस बार ऐसे करके आएगा, ये डॉल्फिन जैसा भी दिख रहा है ना, T&F। पहुंची कब? 18 को चली, ब्लू ब्लू वेल जैसा दिख रहा है। ब्लू वेल 18 फेब को White वहां से निकली, उसके बाद ये पहुंच जाएगी कहां पर? 19 फेब को 19 फेब पहुंच, को ठीक इंडिया। है। हाँ, तो उस जी केस में सर। 15 फरवरी और 19 फरवरी ये दोनों इंडिया में है, वो ये माना जाएगा, हाँ सर। समझ में आया? अब इस जी केस में सर। आप काउंट करके देख लो, अगर प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा हो रहा है तो ठीक, और अगर नहीं हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम पिछले 4 साल को भी ले लेंगे। मतलब क्या? हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर है कि नहीं, और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कितने 4 साल में 365 दिन इंडिया में था कि नहीं था, तो बस, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू थिंक कि भैया ऐसा भी होना चाहिए उनके लिए भी, तो आप जा सकते हो कहा? कोर्ट, और फाइल कर सकते हो एक तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि सर नहीं मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, अगर आप डाल रहे हो तो भी आप फ्लाइट वाले के लिए भी डालिए। अगर गवर्नमेंट को सही लगेगा, वो फैक्ट देखेगी, गवर्नमेंट तो कोर्ट फैक्ट देखेगी, अगर उसको ये जेन्युइन लगा तुम्हारा रीजन, ये लॉजिक सही लगा, तो भैया ठीक है वो कर भी सकती है। और हो सकता है कि जो नेक्स्ट बैच हमारे साथ इनकम टैक्स पढ़े उसमें हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे कि एक केस हुआ था क्या, आशीष अग्रवाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर शायद अमेंडमेंट कर दे। बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, इस केस में ये नहीं लगता यार मैं क्या करूं। अच्छा दैट्स सर, इट। पीआईएल फाइल करने में खर्चा वर्चा नहीं आता ना? चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर आप रेसिडेंट स्टेटस अगर किसी का देखते हो ना, तो या तो वो बंदा क्या हो सकता है, रेसिडेंट, या फिर वो बंदा हो सकता है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट के लिए हमने सेक्शन कौन सा पढ़ा? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अब इसमें ये बोल दिया कि पहला कंडीशन क्या, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, या फिर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर ये भी उसने जस्टिफाई कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट। और अगर नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा? इफ
not fulfills, then he become non-resident. समझ में आ गया? अब हमको देखना, अगर ये रेसिडेंट है तो रेसिडेंट में फिर दो कैटेगरी, रेसिडेंट में फिर दो कैटेगरी। पहला रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एंड दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब हमको ये चीज देखनी है, ठीक है? ठीक है, तो लिखिए, पहले लिखाता हूं आपको टेक्स्ट, उसको फिर हम क्या करेंगे, इसको चार्ट में कवर करेंगे और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलिए लिखिए, एक मिनट रुकिए। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यहां पर कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखिए, पहला लिखिए, इफ ही इज रेसिडेंट, if he is resident for 2 out of 10 preceding previous year। यहां पर वर्ड है, ध्यान रखना, preceding previous year, सिर्फ प्रीवियस ईयर की बात नहीं हो रही है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, मतलब प्रीवियस के पहले 10 साल, ठीक है? प्लस एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या? प्लस क्या? he stays in India, he stays in India for at least 730 days, 730 days in 7 preceding previous years, ठीक है? If he fails to satisfy anyone or both of the condition of section 6 subsection 6, then he become resident but not ordinary resident, resident but not ordinary resident। लिखे यहां तक? Yes, sir. जी सर। ओके, तो समझ में आया? अगर वो प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 साल में एटलीस्ट 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है? एंड दिस इज एंड, मतलब ये प्लस साथ साथ होना चाहिए कंडीशन, और नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और नहीं है, यहाँ पर आपका एंड है, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना? क्या बोल रहा है वो? एंड he stays in India for at least 730 days or more in 7 preceding previous year। समझ में आ गया? देखिए चार्ट देखिए, मान लीजिए ये हमारा असेसमेंट ईयर है,
2020-21, ये हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20, ठीक है। अब प्रीवियस 10 इयर्स में से एटलीस्ट 2 साल उसको क्या होना है, रेसिडेंट होना है, एंड इन्हीं प्रीवियस 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से उसको एटलीस्ट कितना दिन होना है, 730 डेज। ये मान लो यहाँ पर 7 साल हो गया, ठीक है। 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 730 दिन और मोर उसको इंडिया में रहना है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये कैसा इंसान है, ये रेसिडेंट है। और कैसा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्योंकि इस साल तो रेसिडेंट हो गया, इस साल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की कंडीशन के हिसाब से वो रेसिडेंट हो गया। अब हमको चेक करना है कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। वो चेक करने के लिए हमको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स को देखना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। आ गई क्या? जी तो सर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हाँ ऑफ द सर। सेम। एक को नहीं है समझ में, ठीक है, एग्जांपल लूंगा पता चलेगा। पहले आप लोग इस नोट्स अगर लिख लिए तो लिख लीजिए, अदरवाइज जिसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसको। लिख लिया सर। लिख लिए, चलिए। और इसमें एक जो नोट भी है वो नोट लिखो, फिर मैं इसको और एग्जांपल लेके सॉल्व कराता हूँ। चलिए लिखिए नोट, क्या नोट नंबर ए या 1। द डे ही लीव्स इंडिया, द डे he leaves India and the day he comes to India, both are counted, कि वो इंडिया में था बोल के उसको मानेंगे। दूसरा, 24 hours shall be treated as one day। देन उसके बाद लिखिए सी नंबर में, it is not essential that stay should be at same place, stay should be at same place। देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना, ये बोल रहा है कि जिस दिन आप इंडिया से जाओगे और जिस दिन इंडिया में आओगे दोनों ही दिन क्या काउंट होगा कि आप इंडिया में थे। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि 24 घंटे को हम एक दिन मानेंगे। फिर तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर एक ही जगह पे स्टे करो ये जरूरी नहीं है। मान लो कि जब अभी मैं संबलपुर में हूं, मैं यहाँ से फिर चले गया यूएस और जब रिटर्न आया तो मैं दिल्ली में रुका और दिल्ली में ही रह गया। ये जरूरी नहीं कि जहां पर आपका पहला प्लेस था संबलपुर आप वहीं पर आके रुको। इंडिया मीन्स टोटल इंडिया, ठीक है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपका एग्जाम्पल में और डिस्कस कराता हूँ। आइए ब्रेक के बाद।